इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1.10। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, इसका फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा एस इज एरिया वेक्टर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके बाद फिर टोटल फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस electric field lines, the number of electric field lines passing perpendicular to a plane surface। अब यहाँ पे डेफिनेशन में बोल रहा परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी केवल वही नंबर काउंट होगा और वही नंबर होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वही मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब यहाँ पे इसका फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर ई जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ए क्या है, एरिया वेक्टर। दोनों को अलग अलग समझते हैं। पहले मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब अगर हम यहाँ पे दो चार्ज की बात करें, यहाँ पे एक कैपिटल क्यू रखा है, ऐसे आर डिस्टेंस दूरी पे, सपोज आर डिस्टेंस दूरी पे एक यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में, तो फोर्स इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस क्यू के कारण, ये जो क्यू रखा हुआ है, जो ये कैपिटल क्यू चार्ज है, इस क्यू के कारण आर डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे जहाँ पे स्मॉल क्यू रखा हुआ है, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू इक्वल टू फोर्स बिटवीन चार्ज डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू। अब यहाँ पे इस चार्ज में लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, तो ये हो जाएगा F/Q। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू एट पॉइंट स्मॉल क्यू इक्वल टू फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू एट प्लेस ऑफ स्मॉल क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें से एक टर्म क्लियर हो गया, एक टर्म क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कैपिटल क्यू के कारण आर डिस्टेंस दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू ये होगी। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें
तो इसकी डायरेक्शन, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो होगा, डायरेक्शन जब होगा तो अगर चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज है ना, अवे फ्रॉम चार्ज रहेगा। अगर निगेटिव है तो टूवर्ड्स चार्ज। अगर ये प्लस क्यू चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम चार्ज होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और अगर प्लस क्यू चार्ज निगेटिव है तो टूवर्ड्स चार्ज होगा। ये हो गया एक टर्म क्लियर हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म्स है। दूसरा टर्म है एरिया। अब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया का जैसे अगर हम किसी स्क्वायर की बात करें जिसका साइड ए है तो इसकी सारी साइड्स ए होंगी। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इस स्क्वायर का एरिया होगा ए क्रॉस ए मीन्स ए स्क्वायर। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन्स। परपेंडिकुलर टू प्लेन्स, अब प्लेन्स क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये 2D, अब ये 2D है शेप, 2D शेप है तो 2 डायमेंशन में तो होगा। तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन्स कंटेनिंग क्यूब। अब सपोज अगर हम यहाँ पे एक्सिस बनाते हैं, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और तीसरा हो गया जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो अगर ये क्यूब एक्स और वाई में है, 2D है, और ये जो स्क्वायर है, सॉरी क्यूब बोल रहा हूँ, स्क्वायर अगर ये एक्स और वाई में है तो जो इसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन है, इसका परपेंडिकुलर एक तो जेड डायरेक्शन में, एक माइनस जेड डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, हम यहाँ से कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका एरिया होगा, एरिया वेक्टर जो होगा, इस स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर होगा, इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर होगा ए स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन होगी के कैप। जेड एक्सिस के डायरेक्शन को के से दर्शाते हैं, एक्स को आई जे और जेड को के। तो यहाँ के कैप होगा, या फिर और ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के कैप, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, परपेंडिकुलर दोनों डायरेक्शन में सही माना जाएगा। तो इसकी ये एरिया वेक्टर हो गया। यहाँ पे हो गई 2D की बात। अब अगर हम 3D की बात करें, 3D की बात करें 3D की बात करेंगे, 3D में क्यूब, सिलेंडर, ये सब शेप आते हैं जो क्लोज कंटेनर होते हैं, मतलब जो क्लोज होते हैं, तो उनको हम 3D में लेते हैं। तो मतलब 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया एक्स वाई और एक जेड, एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशन बनाई हमने। अब यहाँ पे अगर हम एक क्यूब बनाते हैं तो ये क्यूब कुछ ऐसे रहेगा। ये क्यूब है। अब इसका सपोज ये 3D में, 3 डायमेंशन में, तो इसका ये हो गया नंबर 1 फेस, इस साइड वाला, पीछे साइड वाला हो गया नंबर 2 फेस, इस साइड वाला हो गया 3 फेस, 4 फेस हो गया बॉटम वाला, और 5th और 6th ये आगे वाले और पीछे वाले होंगे, 5th और 6th फेस हो जाएंगे। तो इनमें अगर कोई भी क्लोज कंटेनर है
यहाँ पे बना लेते हैं एक क्यूब। और कोई भी क्लोज कंटेनर है, कोई भी क्लोज कंटेनर या कोई भी क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है, कोई भी 3D सरफेस है, तो इस पर अगर हम अलग अलग प्लेन का हम एरिया वेक्टर लेंगे तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे ये सपोज नंबर 1 प्लेन है। अब नंबर 1 प्लेन का अगर हमें एरिया वेक्टर लेना है तो ये 2 डायरेक्शन में इसका परपेंडिकुलर होगा, एक इस डायरेक्शन में और एक अंदर की तरफ डायरेक्शन में। लेकिन हम ये बाहर वाला डायरेक्शन वाला एरिया वेक्टर लेंगे, अंदर वाला नहीं लेंगे। तो हमें एरिया वेक्टर जो 3D शेप का लेना है, एरिया वेक्टर हमें आउटवर्ड वाला लेना है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर वाला हमें डायरेक्शन लेना है, अंदर वाला नहीं लेना। ऐसे ही जो ऊपर सरफेस है, ऊपर सरफेस का एरिया वेक्टर अपवर्ड हो जाएगा, नीचे वाले का नीचे की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ भी हो सकता है लेकिन वो इनवर्ड हो जाएगा, लेकिन हम केवल आउटवर्ड वाला परपेंडिकुलर लेंगे। ये सामने वाला जो है फ्रंट वाला ये इस साइड हो जाएगा और जो लास्ट वाला है वो इस साइड हो जाएगा। तो मतलब सारे डायरेक्शन है एरिया वेक्टर के वो सब आउटवर्ड लेंगे हम, किसके लिए, 3D के लिए। और 2D के लिए हम 2 डायरेक्शन में ले सकते हैं। यहाँ पे 2 आंसर सही होंगे। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था K/-K, दोनों डायरेक्शन सही है, लेकिन 3D केस में हमें आउटवर्ड डायरेक्शन ही लेनी है। अब मैग्नीट्यूड की जहाँ तक बात है एरिया के, तो एरिया का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर बनाया अगर तो A² आया, हम यहाँ पे क्यूब बनाएंगे और इसकी साइड अगर A है तो A³ आएगा एरिया। अलग अलग फेस लेंगे, तो ये अलग अलग फेस क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। तो वहाँ पे अलग अलग फेस का जो एरिया आएगा वो A² आएगा। बस हमें डायरेक्शन का ध्यान देना है, एरिया सेम रहेगा जैसे फाइंड आउट करते हैं एरिया किसी भी 3D या 2D शेप का। इसके बाद ये जो फार्मूला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। इसका मतलब है अगर कोई प्लेन सरफेस है, सपोज कोई प्लेन सरफेस है, ABCD, ये कोई प्लेन सरफेस है। अब ये प्लेन सरफेस का जो एरिया है वो निकालेंगे B और A, सपोज इसकी साइड्स है। एरिया वेक्टर जो इसका है वो परपेंडिकुलर, सपोज इस डायरेक्शन में हमने लिया एरिया वेक्टर, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हल्का सा डाइवर्ज है, कितने डिग्री एंगल, थीटा डिग्री एंगल पे इसको कट कर रही है प्लेन को। अब यहाँ पे अगर ये थीटा डिग्री एंगल पे कट कर रही है प्लेन को, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लक्स के कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। हम फ्लक्स के कैलकुलेशन में केवल परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, परपेंडिकुलर जो कट कर रही है प्लेन को, उसी को लेंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में यूज करा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। तो ये थीटा डिग्री पे है, हम इसको नहीं ले सकते। लेकिन हम यहाँ पे एक इमेजिनरी फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिन करेंगे जो कि इसका कंपोनेंट होगा। इसके 2 कंपोनेंट लिए जा सकते हैं, एक थीटा डिग्री पे और दूसरा इसके परपेंडिकुलर। अब अगर हम इसके 2 ले लेंगे, 2 एंगल ले लेंगे, इसके 2 कंपोनेंट ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो हमने इसके 2 टर्मिनल ले लिए। अब 2 कंपोनेंट ले लिए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट ले लिए, एक एरिया वेक्टर के अलोंग और दूसरा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर जो है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, E sin थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये प्लेन को कट ही नहीं कर रहा है, ये प्लेन को टच करता हुआ चला जा रहा है। प्लेन को कट कर रहा है केवल
एरिया वेक्टर के अलोंग जो हमने लिया है ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा ही कट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा यहाँ पे ये होगा ई ए कॉस थीटा, और जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, वही थीटा यहाँ पे फार्मूले में यूज होगा। इसलिए हम फाई इक्वल टू लिखेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, जो कि बराबर होता है ई ए कॉस थीटा के, बराबर होता है ई ए कॉस थीटा के। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं 3D शेप की, अगर एक 2D शेप की पहले करते हैं, 2D शेप की इलेक्ट्रिक कैलकुलेट करते हैं, जैसे यहाँ पे एरिया वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई है कुछ ऐसे, जिसकी वैल्यू है ई नॉट, ठीक है, ये एंगल बना रही है थीटा डिग्री। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा ई ए कॉस थीटा इक्वल टू ई की वैल्यू है ई नॉट, ए की वैल्यू है ये मान लेते हैं ए बी, तो हो जाएगा ए बी, ठीक है, और कॉस थीटा एरिया हो गया, इसका प्लेन का एरिया हो गया ए इंटू बी। अब कॉस थीटा कितना रखेंगे यहाँ पे, सपोज थीटा इक्वल टू है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो है 30 डिग्री, हम कॉस 30 रखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ई नॉट बी कॉस 30 वैल्यू √3/2, ये होगा आंसर। अब अगर हम कोई 3D शेप लेते हैं, मतलब क्लोज सरफेस लेते हैं, ये 2D वाले जो रहते हैं ओपन सरफेस रहते हैं, ओपन सरफेस रहते हैं। अब यहाँ पे हम अगर कोई क्लोज सरफेस लेते हैं, क्लोज सरफेस अगर लेते हैं तो क्लोज सरफेस में हम एक सिलेंडर लेते हैं, सपोज यहाँ पे पहले टर्मिनल एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक ये जेड एक्सिस। एक्स और वाई पे एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं, और यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वी स्पेस्ड है और ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नॉट और इसकी डायरेक्शन आई कैप, मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ मूव कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हमें इस सिलेंडर का निकालना है फ्लक्स, तो इस सिलेंडर का फ्लक्स निकालने से पहले हम इसको 3 भाग में बांट लेते हैं। पहले सपोज ये हो गया प्लेन 1, ये वाला हो गया प्लेन 2, और ये कर्व सरफेस जो हो गया ये हो गया प्लेन 3। अब यहाँ पे प्लेन 1 एंड 2, प्लेन 1 एंड 2 का अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें इसका रेडियस पता होना चाहिए। सपोज इसका रेडियस है r, सिलेंडर का रेडियस है r, इसकी लेंथ है l, इसकी लेंथ क्या है l है, स्मॉल l, और रेडियस कैपिटल R। अब यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, इस फर्स्ट सरफेस, अब फर्स्ट सरफेस में जब हम एरिया वेक्टर बनाएंगे, सबसे पहले एरिया वेक्टर बनाएंगे तो ये आउटवर्ड होगा, 3D के आउटवर्ड, इस साइड भी हो सकता था लेकिन हम इनवर्ड नहीं ले सकते, हम आउटवर्ड लेंगे, तो आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है।
तो यहाँ पे हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। ई की वैल्यू है ई नॉट, ए की वैल्यू है ए स्क्वायर है, इसका एरिया जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, और जो थीटा है कॉस 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो माइनस ई नॉट पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस ले लेते हैं। फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस हो जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। अगर सेकंड सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो ये सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी हो जाएगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हो जाएगी। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री का। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री। ई की वैल्यू है ई नॉट, ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई नॉट पाई आर स्क्वायर पॉजिटिव। उसके बाद अगर हम फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस की अगर हम बात करें तो कर्व सरफेस में सब में अगर हम एरिया वेक्टर बनाएंगे तो आउटवर्ड ऐसे बनेगा। हर जगह एरिया वेक्टर आउटवर्ड ऐसे बनेगा। और हम कोई भी एरिया वेक्टर उठा के देख लें, सभी एरिया वेक्टर के बीच का जो एरिया वेक्टर, कोई भी एरिया वेक्टर अगर आप उठा के देख लो तो एरिया वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो इसलिए होगा यहाँ पे ई ए कॉस 90, या कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इक्वल टू 0। अब यहाँ पे टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर अगर कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर करेंगे, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 जो कर्व सरफेस है ना। तो इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये तो 0 ही है कर्व सरफेस वाला, फर्स्ट और सेकंड वाले इक्वल लेकिन अपोजिट साइन वाले हैं, तो ये टोटल जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी। मतलब क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मतलब 3D सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। तो इस 3D सरफेस या क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स जो होगा वो वैल्यू 0 होगी। टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है नो चार्ज इनसाइड, नो चार्ज इनसाइड, 3D सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, नो चार्ज इनसाइड। और जो तीसरी वैल्यू है, पहला तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, फिर नो चार्ज इनसाइड होना चाहिए, नो चार्ज इनसाइड होना चाहिए। और तीसरा जो हो गया, तीसरा अगर कोई चार्ज अंदर नहीं है, कोई चार्ज अंदर नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ना वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है और ना ही किसी फैक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब नो चार्ज इनसाइड का मतलब हो गया कि चार्ज कोई भी अंदर नहीं है और 3D के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। और तीसरा जस्ट ये जो क्लोज सरफेस होना चाहिए, मतलब ये 3D सरफेस होना चाहिए, 3D सरफेस होना। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3D सरफेस इक्वल टू 0 होगा किसी भी कंडीशन पर। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल करती हैं तो यहाँ पे कोई भी शेप हो, कोई भी शेप हो, चाहे स्फीयर हो या फिर कुछ भी हो, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल टू 0 आएगा।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर फाइंड आउट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर। अब अगर कोई स्फीयर है और उसके सेंटर पे क्यू रखा हुआ है, स्मॉल क्यू इसके सेंटर पे रखा हुआ है और इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो हमें निकालना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर इक्वल टू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लिखना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है उसके बीच में हम एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें एक ये 3D सरफेस है, पहली बात तो ये 3D सरफेस है। तो 3D सरफेस है तो यहाँ पे हमको छोटा सा एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा, छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, कितने का, DA एरिया लेना पड़ेगा, जिसका एरिया है DA और इसकी डायरेक्शन तो आउटवर्ड होगी क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा। और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है +Q, तो इसके कारण भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, हर एक पॉइंट पे आउटवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा। और आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q इक्वल टू, हमने अभी फाइंड आउट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये होगी इसकी वैल्यू। और डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अवे होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें लेनी पड़ेगी, एक तो हमने छोटा सा एरिया लिया DA। अब DA में +Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्योंकि ये सेंटर पे है, जस्ट सेंटर पे है +Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा जो हमने ले लिया वेक्टर E। अब इसके कारण +Q के कारण इस DA में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हमने माना d फाई, छोटा सा एरिया छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स d फाई इक्वल टू होगा E डॉट DA, है ना। तो d फाई इक्वल टू होगा E डॉट, अब हम यहाँ पे निकालेंगे, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। अब EDA कॉस, एक ही डायरेक्शन में है दोनों, एरिया वेक्टर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो EA कॉस 0 डिग्री। अब 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया EDA। अब अगर हमें टोटल फ्लक्स चाहिए तो टोटल स्फीयर, अब स्फीयर के हम हर जगह पे DA साइज का एरिया लेंगे और टोटल सरफेस कवर करेंगे। तो जो टोटल फ्लक्स होगा उसको हमने माना फाई इक्वल टू, अब छोटे छोटे जो फ्लक्स होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स उनको जोड़ के हमारा टोटल फ्लक्स आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ d फाई होगा इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d फाई की वैल्यू है EDA। अब यहाँ पे अगर E की बात करें तो E कांस्टेंट है, E किसी भी DA के लिए कांस्टेंट होगा क्योंकि E की डिस्टेंस जो है वो R कांस्टेंट है, सब के लिए सेम है, सारे DA के लिए सेम है। तो यहाँ पे E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DA रहेगा। अब E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है 1/4πε0 Q/r² और DA। अब जो स्फीयर होता है इसका DA जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसका स्फीयर का, वो होता है 4πr², वही आ जाएगा 4πr², क्योंकि सारे DA हमने सारा सरफेस एरिया कवर करना है, तो इसका हो जाएगा 4πr², जो इसका टोटल वो है सरफेस एरिया स्फीयर का।
वो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आगे गॉस लॉ का प्रूफ होगा, पर यहाँ पे हमने फ्लक्स निकालना सीखा। और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थैंक यू।